क्योंकि पत्रकारिता का सिर्फ एक धर्म होता है, सत्ता से सवाल करना। कितने माँ बाप को ये सुकून मिलता है कि वो अपने बच्चों से लगातार इंटरेक्ट कर सकें, उनके दोस्त की तरह रह सकें। मेरी प्राथमिकता संजय इज माई फैमिली। देखिए, एक जमाना हुआ करता था जब पत्रकार सिर्फ पत्रकार हुआ करता था। मैं और मेरी पत्नी की मुलाकात फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हुई थी। लव मैरिज है, प्यार का। हाँ, तो हम आप सबसे सुंदर लड़के थे कॉलेज के। शर्मा रहे हैं, मतलब जैसे मैंने कहा ना, हम बहुत बेहतरीन दोस्त थे जिनमें मोहब्बत हो गई और बाद में हमने शादी कर ली। आपको कितने दिन लगा प्रपोज करने में? भाभी को ये सवाल कभी किसी ने पूछा नहीं। तुम पुकारो, ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है। अभिसार शर्मा जहां काम कर रहा है वहां पर इनकम टैक्स की रेड मार रहे हो, ईडी की रेड मार रहे हो। तुम जोर लगा लो भाई, कानूनी तरीके से तुम मुझे नहीं पछाड़ सकते। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, 6-7 घंटे मैंने लिखा है, मेरे इस हाथ की ऐसी तैसी हो गई। माय गॉड। उन्होंने कहा कि देखिए, अभिसार हो, रवीश हो, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंचते होंगे? 1 करोड़, 2 करोड़। हमारा प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के जरिए करोड़ों घरों तक पहुंचता है। हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए। मुझे लगता है मोदी जी ने भी कुछ ऐसे किया है कि मजाक उड़ाओ, अच्छे से उड़ाओ, मगर मेरा मत उड़ाओ। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहा हूं जिसकी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि ऐसे तेवर वाले पत्रकार अब देश में कम बचे हैं। पत्रकार अलग अलग तरह के, थोड़े मुझसे मेरी तरह हैं, कम खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ पत्रकार तो इतना खूबसूरत भी हो और इतना बढ़िया बोलता भी हो, जिसको देश के तमाम दर्जनों बड़े बड़े अवार्ड मिले हों, ऐसे पत्रकार कम हैं। तो मैं आपकी मुलाकात आज एक ऐसे पत्रकार से करा रहा हूँ जिसको 2 बार देश का सबसे बड़ा रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला हो, जिसको रेड इंक अवार्ड मिला हो, देश के अलग अलग राज्यों में लाखों लोग जिसको सुनती हो, दीवाने हों। तो जाहिर है, ऐसी सच की बात बोलना, गोदी मीडिया से परे जाकर बोलना हर एक की बस की बात नहीं होती। तो मुलाकात कराता हूँ आज मैं अवसार शर्मा जी से। अवसार भैया, हमने जो इंटरव्यू देखे तो हमें वो वाला इंटरव्यू अच्छा लगा जो प्राइम मिनिस्टर का था, जिसमें आम कैसे खाते हैं और आम कैसे पीते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, आप कहते हो इतने स्मार्ट लगते हैं आप, इतने सुंदर लगते हैं आप। ऐसे जब कमेंट मिलते होंगे पत्रकारिता में तो आपको कैसा लगता होगा? नहीं, ऐसे कमेंट्स मिलते कहाँ हैं अब? नहीं मिलते। देखिए, एक जमाना हुआ करता था जब पत्रकार सिर्फ पत्रकार हुआ करता था। तब पत्रकार देशद्रोही, हिंदू विरोधी, इन खांचों में नहीं बटा होता था। तब पत्रकार होता था। तब आप किसी मॉल में जाते थे तो लोग आपसे आके मिलते थे, आपके साथ फोटो खिंचवाते थे। आज तो इस बात का डर लगता है कि भाई, जो मॉल में सामने वाला खड़ा हो उसके दिमाग में न जाने क्या चल रहा हो। क्योंकि आप भी जानते हैं, पिछले 7-8 सालों से लोगों को इस कदर ब्रेन वॉश किया गया है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो सत्ता से सवाल करते हैं, कि एक भीड़ खड़ी कर दी गई है उनके खिलाफ संजय। लिहाजा मैं थोड़ा आशंकित होता हूं जब मैं नए लोगों से मिलता हूं। मगर हाँ, ये मेरी खुशनसीबी है कि अब तक जिन लोगों से मिला हूं, तारीफ करने वाले लोग रहे हैं, जो आपकी और हमारी मुश्किल को समझते हैं, जो हम काम करते हैं बतौर पत्रकार। और जैसे मैंने कहा ना, हमें खांचों में बांट दिया गया है, जो अजीबोगरीब बात है। लोग कहते हैं कि भाई, एक मोदी विरोधी खेमा है, एक मोदी समर्थक खेमा है, जबकि आप जानते हैं जो लोग ये कहते हैं वो कितनी बड़ी नाइंसाफी करते हैं पत्रकारिता के साथ। क्योंकि पत्रकारिता का सिर्फ एक धर्म होता है, सत्ता से सवाल करना। ठीक है, जो लोग इन खांचों में बांट रहे हैं वो जानबूझकर उस पत्रकारिता के जुनून को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर भाई, आप टीवी चैनलों का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, मतलब देश के लाखों लोग टीवी चैनल खोलते थे, आपका वो मुस्कुराते हुए आवाज़ आती थी। अब आप एक सोशल मीडिया, यूट्यूब का एक बड़ा चेहरा है। तो आपको क्या लगता है, जो टीवी चैनल का चेहरा थे और अब जो सोशल मीडिया में यूट्यूब का चेहरा है, इन दोनों के बीच का अंतर आप कहाँ पाते हैं? मैं आपको बता नहीं सकता हूँ पिछले 4 साल कितने सुकून भरे रहे हैं। क्योंकि साल 2018 अगस्त था जब मैंने ABP न्यूज़ से इस्तीफ़ा दिया था, और उसके बाद ज़िंदगी में जो सुकून है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि देखिए, आप मुझे जानते हैं, आप मेरे दोस्त हैं, मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता मेरा परिवार है। मैं एक फैमिली मैन हूँ, मेरी प्राथमिकता मेरे बच्चे हैं।
आप ये भी जानते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो यहाँ नौकरी नहीं करती हैं, आपके पड़ोस में कानपुर लखनऊ वहीं पे नौकरी करती हैं, वो हफ्ते भर वहीं रहती हैं। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि मैं यहाँ अपने घर में रहूं और यहीं आसपास मैंने अपना जो है डेरा बसाया हुआ, चाहे वो स्टूडियो हो, चाहे फिर न्यूज़ क्लिक का दफ्तर हो। वहाँ मैं 1 या 2 दिन जाता हूँ हफ्ते में रिकॉर्डिंग करने। तो मेरे लिए पर्सनली इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था, जहां आप अपने परिवार से करीब हों, अपने बच्चों से लगातार इंटरेक्ट कर रहे हो। कितने माँ बाप को ये सुकून मिलता है कि वो अपने बच्चों से लगातार इंटरेक्ट कर सकें, उनके दोस्त की तरह रह सकें। मेरी प्राथमिकता संजय इज माय फैमिली, और वो चीज मैं कर पा रहा हूं पिछले 4 सालों से। दूसरी बात, आप भी जानते हैं कि हिंदी चैनल्स में जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है, भूल जाइए गोदी मीडिया, वो सब वो एक अलग बहस है, वो आप आगे सवाल पूछेंगे, मैं जानता हूं। हिंदी चैनल्स का जो अंदर का माहौल होता है ना, अगर कुछ इक्का दुक्का चैनल्स को छोड़ दिया जाए, मसलन मेरा जो आखिरी चैनल था एबीपी न्यूज, वहां पर अंदर की जो माहौल है उस पर खास तवज्जो दी थी वहां के लोगों ने, और बहुत बेहतरीन माहौल था वहां का, कोई चीख चिल्लाहट नहीं होती थी। मगर अधिकतर न्यूज चैनल्स में, खासकर हिंदी न्यूज चैनल्स में, जिस तरह की राजनीति होती है, जिस तरह की चीख चिल्लाहट होती है, मुझे इतनी खुशी है संजय भाई कि मैं उससे कोसों दूर हूं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि साल 2012-13 में भी मैं उससे परेशान होकर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर जब वक्त होता है तब वक्त आता है। आपको अंदाजा था कि आप YouTube की दुनिया में आएंगे और करोड़ों व्यूअर आ जाएंगे आपके 1 साल? अभी तो आप कुछ ही महीने पहले एक्टिव हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वरना आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते थे। और जब आप अपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हुए तो देखते देखते लाखों लोग सब्सक्राइब हो गए। मैं उस दिन देख रहा था, करोड़ों व्यू आपके कुछ महीनों में आ गए। तो ये देश के लोग जो आपको इस रूप में देख रहे हैं, आपको अंदाजा था कि आपको इतना सुपर डुपर हिट मिल जाएगा? देखिए, मैंने कभी प्लान नहीं किया था। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसकी थोड़ी हमें पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जब मैंने एबीपी न्यूज छोड़ा था तो सरकार से जो मेरी दिक्कत ये थी कि जब मैं एबीपी न्यूज में था तो उस चैनल में जो करता था सो करता, वो एक अलग बात थी। उसके अलावा मैं अपने निजी प्लेटफॉर्म से फेसबुक लाइव करता था, और हो क्या रहा था संजय भाई कि मेरा जो फेसबुक लाइव होता था, कई लोग अपने यूट्यूब चैनल्स में डाउनलोड करके उससे बहुत पैसा भी कमा रहे थे, व्यूज भी उनको मिल रहे थे। तो मेरी मौजूदगी सोशल मीडिया में बहुत पहले से थी, यानी कि एबीपी न्यूज छोड़ने से पहले ही मेरी मौजूदगी दर्ज हो गई थी। जब मैंने छोड़ा, देखिए मुझे पत्रकारिता करनी है, मैंने कभी इन खांचों में नहीं बांटा कि भाई यूट्यूब है, टीवी है। क्योंकि मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, 1999 में मैंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ज्वाइन किया था, 4 साल था वहां, वो रेडियो था। और मैं नहीं भूला हूं 1999 में मैं जी का टॉप मोस्ट एंकर था। तो उस वक्त जब मैं छोड़ रहा था तो सब मुझसे कहते थे, तो ये तुम क्यों जा रहे हो, रेडियो में क्यों जा रहे हो? एक तो खैर बीबीसी का एक अलग रुतबा है, लंदन में काम करने का एक अलग रुतबा है, वो सब तमाम चीजें थी। मगर मैं रेडियो में चला गया क्योंकि मुझे पत्रकारिता की एक नई विधा सीखनी थी। मैं एक लर्नर हूं संजय भाई, मैं एक नॉलेज सीकर हूं। मेरे बेटे का ये फेवरेट शब्द है, नॉलेज सीकर। तो मैं चीजें सीखना चाहता हूं। मगर अभी जो हुआ है ना, वो एक प्लानिंग के अंतर्गत नहीं हुआ है, मगर मैं जो करना चाह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, उसकी खुशी है। हां, उसके रास्तों में दिक्कतें हैं, आप पे अनाप शनाप इनकम टैक्स के केसेस डाल दिए जाते हैं, ईडी आपसे परेशान करती है, आपकी जासूसी तक होती है। अफसर भाई, आपने तो बहुत झेला है ना, बहुत। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया था ना आपको, न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिला बहुत। मेरी, हाँ, जिस तरह से मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा था, क्योंकि देखिए, परेशान अगर सिर्फ आपको किया जाए, सिर्फ अगर आपको ट्रोल किया जाए, संजय भाई मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस वक्त हमारे यहाँ कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी ख्याति दुनिया भर में इस बात को लेकर अर्जित कर ली कि मुझे ट्विटर पर ट्रोल किया जाता है। मगर न सिर्फ मुझे ट्विटर पर ट्रोल किया गया, मुझे और मेरे परिवार पर इनकम टैक्स के चोरी के 13 करोड़ 14 करोड़ के फर्जी केसेस थे। मुझे तो परेशान किया गया, मेरी वाइफ के प्रमोशन को 1 साल तक रोक के रखा गया। 2016 से वो हमारे साथ नहीं रह रही हैं, 2016 से वो हमसे दूर रह रही हैं। जबकि सरकारी मंत्रालय, आप जानते हैं, जो वर्किंग वुमन होती है, उन्हें एक प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता मिलती है कि आप अपने परिवार के साथ रह सकें। बावजूद इसके, और ये 2016 से चल रहा है, तो 2016 से एक तरह से मैं एक
हाउस हस्बैंड की तरह हूँ जहाँ बच्चों को देख रहा हूँ, और बट आई एंजॉय, अच्छा है बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मानसिक कभी टूटे आप, कभी लगा कि इतने परिवार पे हमले हो रहे हैं, या पत्नी भाभी जी को कभी लगा कि आपकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ रहा है? शुक्र है मेरी पत्नी ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ रहा है। मैं और मेरी पत्नी की मुलाकात फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हुई थी। लव मैरिज है, प्यार करते हैं। हाँ, तो हम आप सबसे सुंदर लड़के थे कॉलेज के? शर्मा रहे हैं, हाँ, मतलब हाँ रहे होंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, जैसे मैंने कहा ना, हम बहुत बेहतरीन दोस्त थे जिनमें मोहब्बत हो गई और बाद में हमने शादी तो कर आपको ली। कितने दिन लगा प्रपोज करने में? भाभी जी को ये सवाल कभी किसी ने पूछा नहीं होगा आपसे? प्रपोज, देखिए मैंने कहा हम बहुत बेहतरीन दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, जिन्हें बाद में मोहब्बत हो गई और फिर शादी एक नेचुरल चीज हो गई। तो मैं आपसे जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि हम जो साथ हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हम अक्सर एक आपस में बात करते हैं कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद हमें यह धर्म युद्ध लड़ना था। सही बात क्योंकि है। मेरी जो जद्दोजहद है, मेरी जो संघर्ष है, उसका खमियाजा मेरी पत्नी भी भुगतती ठीक बात है, है, ठीक बिल्कुल है, सही बात और वो आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब मैं आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ताकतवर थे, इन्होंने कितने गंदे फर्जी केसेस किए थे। और देखिए, बात सिर्फ इनकम टैक्स की केसेस की नहीं थी। आपको याद होगा जब मेरा एक प्लेटफॉर्म न्यूज़ क्लिक पर ईडी की रेड पड़ी, बाद में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और यही नहीं, न्यूज़ क्लिक के अलावा मैं एक और प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट करता था, HW न्यूज़, उन पर भी इनकम टैक्स की रेड। अब ये इत्तेफाक है क्या? अभिसार शर्मा जहां काम कर रहा है वहां पर इनकम टैक्स की रेड मार रहे हो, ईडी की रेड मार रहे हो। अच्छा, तो हुआ ये कि जब इन पर ईडी की रेड पड़ी तो मुझे भी पूरे एक दिन तक करीब 14 घंटे रगड़ा था ईडी ने। अच्छा। और आप जानते पहली चीज क्या कही थी ईडी के ऑफिसर ने मुझे? हाँ। उसने कहा था आपको खुद को बचाना है, बचा लो, क्योंकि हमें एक सीधा फरमान मिला है कि आपको रगड़ना है। गजब। मगर दिक्कत क्या है ना, हमारा हमारा चलन, हमारा पूरा रिकॉर्ड्स इतना क्लीन है कि तुम जोर लगा लो भाई, कानूनी तरीके से तुम मुझे नहीं पछाड़ सकते। 14 घंटे पूछताछ चलते रहे? 14 घंटे। और उसमें जानते हो असली चीज क्या होती थी? जैसे अभी आपने मुझसे पूछा एक सवाल कि अभिसार भाई आप भाभी जी से कैसे मिले, जो भी, मैंने आप खुशी में आके आपको 5 मिनट का जवाब दे दिया। उसके बाद ईडी आपसे कहेगा, जैसे ईडी ने आपसे कोई सवाल पूछा कि ये जो आप इन्हें कैसे जानते हैं, आपने बता दिया पूरा क्वालिफाई करके। तो वो जो आपने जवाब दिया 5 मिनट का, वो कहते हैं अब वही चीज आप लिखिए। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, 6-7 घंटे मैंने लिखा है, मेरे इस हाथ की ऐसी तैसी हो गई। माय गॉड। आपको याद है लास्ट टाइम आपने इतना लंबा कब लिखा था? कॉलेज में 2-3 घंटे लिखा होगा हमने, टेस्ट, एग्जाम 7-8 घंटे राइट हैंड से लिखा था, और मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अब वो तो ठीक है, अब जब उन्होंने मेरा सारे रिकॉर्ड्स खंगाले तो वो हंसने लगे और वो बोलने लगे मुझसे कि भाई आपने तो बहुत हमें डिसअपॉइंट किया, हमने सोचा ये निकलेगा वो निकलेगा, कुछ नहीं निकला। तो करते रहिए जो जायज तरीके करते रहिए। अफसर भाई, कभी आपने कल्पना करी थी, आप पत्रकारिता में आए, कि ये दिन आएगा देश में कि पत्रकारों की आवाज़ बंद करने के लिए एजेंसियों को यहाँ तक इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ। जो लोग पत्रकारिता को खांचों में बांटते हैं कि भाई प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी, चलिए मान लिया अगर 2 खेमों में बट गए, पहली बात ये 2 खेमे नहीं है, आप जानते हैं 99% नतमस्तक है इनके सामने, तो 2 खेमे कहां से हुए? उस 1% में आप और हमारे जैसे लोग आते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए हम विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं, मगर इसके चलते आप क्या निशाने पर लोगे हमारे? भूल जाइए हमें, अरे भाई अंडरवर्ल्ड में भी जब गैंग वॉर होता है तो एक अनलिखित रूल है कि आप परिवार पर निशाना नहीं साधेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आप परिवार को नहीं बख्शते हो यार। और उसके चलते मैं इतना कभी कभी पैरानॉइड हो जाता हूं कि आप जानते हैं मैं अपने बच्चों के साथ मॉल नहीं जाता हूं, यही सोच के कि कौन कहां बैठा है, किसके दिमाग में क्या है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी भीड़ खड़ी कर दी है ना। बट ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब वो आपका पार्ट ऑफ द वो हो गया है, अब उसी के साथ आप जी भी रहे हैं। मगर हाँ, ये बहुत ही अजीब व गरीब है कि आप एक तरफ तो इतनी माचो पॉलिटिक्स खेलते हैं, 56 इंच की राजनीति, आपसे आलोचना बर्दाश्त नहीं होती यार। लेकिन अफसर भाई, देखता हूँ कि समाज बदल रहा है। अब भीड़ जो है वो गोदी मीडिया बैक, वापस जाओ गोदी मीडिया बैक, ये नारे लगाने लगी है। अब ये नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अब देश का जनमानस वो इन आवाज़ों के साथ खड़ा होने लगा, ऐसा लग रहा है।
लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। अच्छा, नहीं लग रहा होता तो मैं उन गोदी मीडिया के चैनल देखता हूँ, उनके यूट्यूब देखता हूँ, उनके वीडियो आते हैं 10,000 व्यू और आपके आते हैं 2 लाख व्यू, हर वीडियो पर 5 लाख व्यू। तो ये कौन लोग हैं जो जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में सच नहीं दिख रहा, तो वो सोशल मैं इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक जवाब देना चाहूंगा। गोदी मीडिया करोड़ों घरों तक पहुंचता है, उन करोड़ों घरों के जरिए वो अपना काम कर रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। कुछ दिनों पहले मेरे एक बीजेपी के सांसद से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हिरेन जोशी से हुई थी। आप जानते हैं हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में। हिरेन जोशी ने उनसे ये बात कही थी और मैं वही कोट कर रहा हूं उनको। उन्होंने कहा कि देखिए, अभिसार हो, रवीश हो, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों तक पहुंचते होंगे? 1 करोड़, 2 करोड़। हमारा प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के जरिए करोड़ों घरों तक पहुंचता है। और दूसरी बात पे ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। उनकी माने तो हम 1 या 2 करोड़ तक हैं, मगर ये लोग सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए 17-18 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपने नफरती प्रोपेगेंडा के जरिए, अपने झूठ के जरिए। अधिकतर चीजें जो विपक्ष के बारे में है, जो इनके आलोचकों के बारे में है, भूल जाइए राहुल गांधी के बारे में क्या झूठ होता है। अब मैं अपनी एक छोटी सी बात बताता हूं। आज से 2019 के लोकसभा चुनाव थे। मैं मुजफ्फरनगर गया था रिपोर्टिंग के लिए। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। रिपोर्टिंग के बीच में एक किसान ने मुझे एक अखबार की कतरन दी। मैंने वो देखा और उसे वापस कर दिया। आप जानते हैं इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा चलाया कि अभिसार शर्मा गांव वालों को रिश्वत दे रहा है। मतलब ये अंधभक्त ऊपर से इतने पैदल हैं कि कैमरे के सामने जो चीज एयर हो चुकी है, और इतना जोरों से वो प्रोपेगेंडा चला था। मैंने ऑफ कोर्स उसके खिलाफ हकीकत लाई। हमने जूम इन किया कि भैया अखबार की कतरन है, मगर आप सोचिए वो तो ऑलरेडी करोड़ों लोगों तक पहुंच गया ना। मेरा जो स्पष्टीकरण है वो नहीं पहुंचा। ठीक बात है, लेकिन अफसर भाई तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे इत्तेफाक शायद इसलिए नहीं रखता हूं संजय भाई कि आपको अंदाजा नहीं इनका क्या रीच है, और इस रीच के जरिए इन्होंने जनमानस की सोच को किस कदर बदल दिया है, जो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो मुझे दिक्कत है, वो मुझे लेकिन अफसर भाई डराती है, सताती है। मैं थोड़ा सा इस बात से इसलिए भी इत्तेफाक नहीं रखता कि जो इस सोच को वोट करने वाले लोग हैं वो 37-38% से ज़्यादा नहीं हो पा रहे। आप देख रहे होंगे हिमाचल दिल्ली नगर निगम के नतीजे, गुजरात छोड़ दीजिए आप, तो वो 38% ही है, और इधर की आबादी वो 60% से ज़्यादा है उस विचारधारा को ना मानने वाली। तो इसका मतलब देश का जनमानस अभी भी अपने, जब आप चरम पे ले गए थे तब भी वो 38% को इफेक्ट कर पाए। मगर प्रचार तंत्र तो उनके हाथ में है ना। आप ये भूल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, न्यूज क्लिक जैसी छोटी सी संस्था, आप 118 घंटे ईडी की रेड मारते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं, उनके जो संपादक हैं प्रबीर पुरकायस्थ, वो इमरजेंसी के दौरान भी 1 साल तक जेल में थे। आपको अंदाजा नहीं है न्यूज क्लिक को ये लोग कितना परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते मुझे 1 दिन तक इन्होंने घिसा था। ये न्यूज क्लिक की कामयाबी भी तो है कि एक इतनी बड़ी ताकत इतना डर रही है उस चैनल से। उसकी वजह क्या थी ना, आपको पता है? क्योंकि देखिए, जब शाहीन बाग हुआ था और उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के दौरान मेरे वीडियोस के जरिए न्यूज क्लिक को इतना ज्यादा देखा गया था, और उसी के चलते हमारे जो बाकी वीडियोस थे इतना ज्यादा देखा गया था कि रेड मार दिया। अच्छा, ऊपर से क्या है, प्रबीर लेफ्टिस्ट हैं, मगर आपको मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं। मुझे जो कहना होता है मैं कहता हूं उस प्लेटफॉर्म पे। और उनकी भी आलोचना करते हैं आप। हाँ। पहले मैंने आपके तमाम वीडियो देखे थे, आपने कांग्रेस की भी आलोचना करी है, जोरों से। क्योंकि जो एक्चुअल में जो सवाल है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली बात वो खत्म हो गई। अब आप सवाल पूछेंगे, विपक्ष से पूछेंगे। अरे संजय, ये बात छोड़िए। मैं आपके फेसबुक में एक चीज आती होगी, फेसबुक मेमोरीज। तो फेसबुक में मैं अक्सर देखता हूं कि 2014 से पहले सोनिया गांधी के बारे में, दिग्विजय सिंह के बारे में, राहुल गांधी के बारे में आलोचना तो दूर की बात है, सवाल तो हम करते ही हैं। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने सलमान खुर्शीद और लालू प्रसाद यादव से अपने डिबेट्स में किस तरह से सवाल किया, वो एक अलग मुद्दा है। अरे हम उनका मजाक भी उड़ाते थे। आज आप मजाक उड़ा सकते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप पे सेडिशन हो जाएगा भाई। होते ही अलग अलग होते हैं। तो अब तो ये हाल है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि साहब व्यंग्य अच्छी बात है, मजाक उड़ना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ना कि वो जो एक महाभारत का फेवरेट, वो जो एक बहुत ही बड़ा संवाद है कि अश्वत्थामा मारा गया मगर वो किंतु हाथी था। मुझे लगता है मोदी जी ने भी कुछ ऐसे किया है कि मजाक उड़ाओ, अच्छे से उड़ाओ, मगर मेरा मत उड़ाओ। ये
अफसर भाई, ये सिलसिला क्या लग रहा है आपको, वो सुबह कभी तो आएगी? आप जानते हैं, देखिए संजय भाई, आप भी जानते हो कि आप और हम वो पत्रकार हैं जो अपना काम करते रहेंगे, अनलेस अगर कल को आके ये हमारा जो हम जिन जरियों से अपनी बात कहते हैं उसे ही बंद कर दें, ये तब भी बंद कर दें तो मैं सड़क पे खड़े होकर बोलूंगा, ठीक है। दिक्कत यहां पर ये है कि ये जब तक जनता के मन में नहीं आएगा, जनता को आभास नहीं होगा कि इस नफरती प्रोपेगेंडा से उनका क्या नुकसान हो रहा है, वो सुबह नहीं आने वाली है। मैं जो अपने बार बार प्लेटफॉर्म्स में 2 चीजें कहता हूं। पहली बात मैं क्या कहता हूं, और आपने भी सुना होगा, कि आपको अंदाजा नहीं है कि इस नफरती प्रोपेगेंडा से आप खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, आप खुद तो ब्रेन वॉश हो गए, आपने अपने बच्चों को किस तरह से बर्बाद कर दिया है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। जब आपके अंदर नफरत होगी तो आप कैसे खुश रहेंगे भाई? और दूसरी बात जो मैं कहता हूं, क्योंकि होता क्या है कि हम जैसे आलोचकों को देश विरोधी, हिंदू विरोधी बताया जाता है। जब मैं बिल्किस बानो की आवाज उठाता हूं, या हल्द्वानी में जिस तरह से 4000 परिवारों को बेघर किया जा रहा था, उनकी आवाज उठाता हूं, तो कमेंट सेक्शन में आके कहता तू तो मुसलमानों की बात करता है। अरे मैं उनसे कहता हूं, मैं मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। सही बात है। मैं एक तो ऑफकोर्स पत्रकारिता है ही, मगर अगर देखा जाए, अगर मेरी पत्रकारिता के मर्म में आप जाएं, तो मेरी जद्दोजहद इस देश की हिंदू की आत्मा को बचाने की है। क्योंकि तुम्हें उस प्रचार तंत्र के जरिए जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस तरह से नफरत भरी जा रही है, क्योंकि उनका मकसद साफ है, बिल्कुल उसी मिडिल ईस्ट जो इस्लामिक वैल्यू सिस्टम था, जैसे इस्लाम खतरे में था, उसी तरह से हिंदू खतरे में है। अब हिंदू 2014 से पहले कभी खतरे में नहीं था, और अब आ गया है खतरे में। और मजे की बात ये होती है सर भाई, जहां जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहीं का हिंदू खतरे में आता है। चुनाव खत्म, हिंदू सुरक्षित। अब मैं देख रहा हूँ कि 9 राज्यों में हिंदू खतरे में आने वाला है ना। बिल्कुल। तो मैं यही तो नहीं समझ पाता हूं कि जब आपको भड़काया जाता रहेगा, आपको डराया जाता रहेगा, और आप दूसरों पर भड़कते रहेंगे, तो आप क्या तरक्की करोगे? मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आप क्या तरक्की करोगे भाई? आपका नुकसान है। बिल्कुल सही बात है। ये एक अवसर तो यही है जो इतनी समाज को चेंज करने वाली बात जोश में आके कहते हैं। एक अवसर जो है वो बहुत रूमानी टाइप के, जो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, लोग कहते हैं, है ना। वो मना तो आप कर नहीं सकते, कुछ 2 लाइनें तो सुनानी पड़ेंगी आपको। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। आपको पहले बोलना चाहिए था, मैं सोचता कोई सुना है हमने आपको, बहुत अच्छा गाते हैं आप। कोई है आपके जहन में? आप तो जो गा देंगे वो गाना अच्छा है। मुझे तो वो पसंद है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नहीं, वो तो खैर बच्चन साहब की आवाज़ में है, मगर एक हेमंत दा का गाना अचानक मेरे जहन में आ गया है। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। क्या बात है, क्या बात है अफसर भाई। शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। अफसर भाई, आप सुन रहे थे, क्या गजब पत्रकार है, क्या गजब इंसान है। और बहादुरी सीखना हो तो अवसार शर्मा से सीखिए। फॉलो करिए इनको फेसबुक पे, ट्विटर पे, इनके वीडियो सुनिए, आपके अंदर से खुद ऊर्जा पैदा होगी और लगेगा कि ये देश का जो माहौल है इसमें बदलने की आपकी भी भूमिका होना चाहिए। राय दीजिएगा कमेंट में। शुक्रिया, थैंक यू।